सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइज, विज़न 365 का इकोनॉमी का यह पार्ट 5 है। ओके, सो आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे। और आई होप कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं तो पीटी 365 का पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। पीटी 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। पीटी 365 का इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है और ये चल रहा है इकोनॉमी का। ठीक है, सो एग्ज़ाम के ट्रेंड के हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिस सेगमेंट से वेटेज ज़्यादा रहता है क्वेश्चंस का, उसी के हिसाब से टॉपिक कराया जा रहा है ताकि आप रिवीजन भी कर सको उसी के हिसाब से। सो आज का हमारा जो पार्ट 5 का टॉपिक है वह है राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। ओके, सो प्लीज़ एक छोटा सा नोट्स और पेन लेकर बैठिए और जैसे जैसे चीज़ें हाईलाइट है, आपको जितना पसंद है उतना तो करिए, बट हाईलाइटेड चीज़ों को ज़्यादा करिए क्योंकि मेन मोटिव है एग्ज़ाम तक कंटेंट को रिकॉल कर पाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चालू खाता घाटा क्या होता है, करेंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, इसको हम CAD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है, किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात तथा अंतर भुगतान का लेखा जोखा होता है। ठीक है, सो ये एक जानकारी के लिए हमें पता हो गया। भारत में चालू खाता घाटे के बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। क्या है? व्यावसायिक या वाणिज्यिक वस्तुओं में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में 192 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के चालू खाता घाटे का मुख्य कारण था। तो इस पॉइंट को प्लीज़ आप नोट करना। भारत का जो सेवा व्यापार है अधिशेष सरप्लस स्थिति में है। सरप्लस क्या होता है? देखिए, किसी भी एक डाटा का ना, मतलब किसी भी एक आंकड़े का एक लिमिट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई गैलन है जो कि 100 लीटर का है। अगर ये 100 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है, अब इसके ऊपर जो पानी होगा उसको कहा जाएगा कि सरप्लस पानी हो रहा है, यानी कि इसके क्षमता से ज़्यादा का पानी हो रहा है, इसके सीमा से ज़्यादा का पानी हो रहा है। ठीक है, सो वही बात कहा जाए कि भारत का जो सेवा व्यापार है अधिशेष सरप्लस स्थिति में है। वित्त वर्ष 2021-22 में 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। सो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत दुनिया में सर्वाधिक विप्रेषण 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला देश है। सो इस भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। ओके, देखिए ये जो विप्रेषण है ना, इसमें क्या होता है, कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है। ये जो ए में रहने वाला निवासी है कोई पी, ये बी का रहने वाला है और यहाँ से पैसा कमाकर बी कंट्री में भेजता है, यानी अपने ओरिजिन कंट्री में भेजता है जहाँ से वो निवासी है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है। सो 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला देश है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में कुछ तिमाही में चालू खाता में अधिशेष की स्थिति दर्ज की गई है। सो ये जो पॉइंट है टोटल 4, आप इसको याद रखना। ये आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काफ़ी सहायक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो CAD है ये आप याद रखना, करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट के कारण क्या है? तो इसके क्या कारण है? घरेलू मांग या उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, ऊर्जा आयात में वृद्धि, वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा रहित निर्यात। ठीक है, इसके जुड़े खतरे क्या हैं? विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश को निकालना, विनिमय दर में अस्थिरता। ठीक है, मुद्रा स्फीति से जुड़ी चिंताएं, भुगतान असंतुलन, जिसमें भुगतान संतुलन संबंधी संकट पैदा हो जाता है। तो हमने चिंताएं भी देख लिया, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और इसके कारण क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सो आई होप सो कि आपको कैट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य वित्त को मजबूत करना। ठीक है, सो क्या है, सुर्खी में क्यों आया? सो राज्यों के राजस्व के स्रोत क्या होते हैं? कर राजस्व सरकार के आय का प्राथमिक और प्रमुख स्रोत होता है ये। ठीक है, क्लियर? जो गैर कर राजस्व होता है, टैक्स के अतिरिक्त अन्य जो साधन होते हैं ना राजस्व के, ठीक है, उसको कहते हैं गैर कर राजस्व। संघ सरकार से अनुदान, सो आपदा राहत अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान। जो कोविड-19 था
कोविड-19, उसमें ये बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जो आपदा राहत अनुदान था। ठीक है। सो हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा जनता को मुफ्त में आधारभूत सुविधा देने के कारण उन पर ऋण के बढ़ते बोझ और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति पर चिंता जताई है। ठीक है। राज्य वित्त के बारे में, राज्य वित्त में शामिल राज्यों के अपने कर और गैर कर राजस्व भारत के संविधान में वर्णित आधार पर केंद्र से करों का हस्तांतरण और तथा अनुदान इत्यादि होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार के संविधान के अनुच्छेद जो 275 है, 275 के तहत अंतरण पश्चात राजस्व घाटा। आई होप कि आप अगर ये भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मैं सिंपल क्या लिखा है कि जो आर्टिकल 275 होता है वो क्या कहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्य को सहायता अनुदान दिया जाना। ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 282 इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनुदान दे सकता है। ठीक है, क्लियर। और आई होप सो पता होगा कि जो वित्त आयोग है उसका जो चर्चा है आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, आकस्मिक देयता क्या होता है। ठीक है। कई बार कुछ ऋणी उधार लेते हैं और सरकार उक्त उधार के लिए गारंटी देती है। जब ऐसे ऋणी उधार चुकाने में विफल हो जाते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो वह ऋणी सरकार के लिए देयता बन जाता है। सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पैसे को जमा करना, देना, अर्थात अब सरकार को वह ऋण चुकाना पड़ेगा। इसे ही आकस्मिक देयता भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राज्य वित्त को मजबूत बनाने के लिए कौन सी पहलें आरंभ की गई हैं। आधार की सीमा में कमी। केंद्र ने कोविड-19 के दौरान राज्यों के लिए उधार की सीमा को बढ़ाकर जीएसडीपी जो 5% के बराबर कर दिया था, अब इसे फिर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.5% कर दिया है। ये प्लीज़ आप याद रखना, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको एक बात याद रखना है कि ये जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उधार की जो सीमा में कमी है, केंद्र ने कोविड-19 के दौरान राज्यों के लिए उधार की सीमा को बढ़ाकर जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 5% के बराबर कर दिया था। अब उसे फिर से कम करके वित्त वर्ष 22-23 के लिए 3.5 कर दिया है। तो ये 3.5% है, ये प्लीज़ आप याद रखना। ये बढ़ाया गया था कब, जो कोविड-19 का समय चल रहा था तो उस समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट है जो कि हमें जानना चाहिए, इसको मैं पहले से लिख लिया हूँ। अगर ये आप जान लेते हैं, ये होगी पता होगा, अगर जान लेते हैं तो आगे की जो भी हम डिस्कशंस करेंगे उसमें काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है। अब जैसे जीडीपी है, जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको अगर सरल बात में करें तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। चलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सकल घरेलू जो उत्पाद होता है जीडीपी, या किसी भी देश के एक निश्चित अवधि के दौरान, ये जो निश्चित अवधि है लगभग हर देश में 12 महीने का होता है। ठीक है, इसी अवधि के बीच के जो जीडीपी होता है उसको आंकड़ा को लिखाना जाता है। निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था में अगर जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर 194 देशों में 144वें नंबर पर भारत है। ठीक है, तो आई होप सो इसको आप याद रखना। ठीक है। WM में क्या भी इस्तेमाल हुआ, इसको बात कर लें, उसके बाद इसका भी यूज होने वाला है। ठीक है। वे एंड मीन्स एडवांस क्या है, आरबीआई द्वारा सरकार को दी गई तत्कालिक ऋण सुविधा, जिससे सरकार को राजस्व एवं व्यय के बीच जो खाई होती हो तत्काल रूप से पाटने में सहायता मिलती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो वे एंड मीन्स एडवांस है,
आरबीआई द्वारा सरकार को दी गई तात्कालिक ऋण सुविधा होती है जिससे सरकार को राजस्व एवं व्यय के बीच की जो खाई होती है तत्काल रूप से पाटने में सहायता मिलती है। भैया एक बात बताओ, हमारी जो कमाई है वो 5 रुपये है, व्यय हमारा हो गया 10 रुपये का। अब ये जो 5 रुपये का डिफरेंस आया, इसको आरबीआई तात्कालिक रूप से गवर्नमेंट को देती है ऋण, जो कि ये कमी जो है, ये जो डिफरेंस है, इसको पूरा किया जा सके। आई होप सब समझ चुके होंगे। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक फाइनेंशियल सुविधा है, इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से जब भी पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे पैसा न हो, ठीक है, यह आप और बैंक के संबंध पर भी निर्भर, यानी कि कोई हमारा अकाउंट है, उसमें अगर पैसा नहीं है तो हम तात्कालिक रूप से तब भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह जो कंज्यूमर होता है और बैंक होता है उसके संबंध पे डिपेंड करता है कि आपका बैंक का रिकॉर्ड कैसा है, आपकी कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो आई होप सो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। सो ऑफ बजट उधारियों को राज्यों के ऋण में शामिल करना। सो ऑफ बजट उधार को भी अब राज्य द्वारा स्वयं के लिए उधार ऋण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सो ऑफ बजट क्या होता है? ठीक है, तो सरकारी संस्थाओं जैसे कि जो पीएसयूज होते हैं या विशेष प्रायोजक वाहन द्वारा व्यय को वित्त करने के लिए सरकार से प्राप्त ऋण, ठीक है। सो ये 3 से 4 कुछ ऐसे टॉपिक थे, पॉइंट थे जो कि हमें एक्स्ट्रा जानना जरूरी था, तब जाके यहाँ पे जो भी वर्ड यूज हैं हम उसके बारे में काफ़ी सहजता से समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा। सो आरबीआई द्वारा राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों हेतु एक तिमाही के लिए ओवरड्राफ्ट दिनों की अधिकतम संख्या 50 दिनों से कम करके 36 दिन कर दिया है। ओवरड्राफ्ट क्या, हमने वही बात कर लिया कि ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा होती है कि आपके अकाउंट में पैसा न होते हुए भी आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो लेने वाले और बैंक के संबंध पर निर्भर करता है, आपके रिकॉर्ड पे निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हर व्यक्ति के लिए ओवरड्राफ्ट अवेलेबल होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आरबीआई द्वारा राज्य सरकारों या उनके केंद्र शासित प्रदेशों हेतु एक तिमाही के लिए ओवरड्राफ्ट दिनों की संख्या 50 से 36 कर दिया। तो आई होप इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो WMO है, ठीक है, एक 1997 में प्रस्तुत किया गया था। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई केंद्र और राज्यों को अस्थायी अग्रिमों के लिए अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है। सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल भुगतान में किसी भी अंतर से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराया जाता है। तो आई होप सो कि वे एंड मीन्स एडवांस आप समझ चुके हैं। देखिए हम इसको पढ़ भी लिए हैं कि आरबीआई द्वारा सरकार को दी गई तत्कालिक ऋण सुविधा होता है जिससे सरकार राजस्व और व्यय के बीच की जो डिफरेंस होता है उसको पूरा करने के लिए इस फैसिलिटीज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सो जो WMA होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि बस एक ओवरव्यू आप जानिए, ओवरव्यू का एक नॉलेज रखिए ताकि क्वेश्चंस बनने के चांस ज़्यादा रहें, ठीक है। अगर जीडीपी की बात करें, यहाँ पे देखिए पॉइंट मैं पहले ही नोट कर लिया हूँ कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, ठीक है। जो नॉमिनल जीडीपी है वर्तमान वर्ष में प्रचलित कीमत में व्यय सभी वस्तु सेवा के मूल्य को मापता है, लेकिन जो वास्तविक जीडीपी होता है ये नॉमिनल के विपरीत होता है। आधार वर्ष के कीमतों पर इसका आंकड़ा पूरा का पूरा कंक्लूड किया जाता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो जीडीपी होता है 2 तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है वास्तविक जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी है वो वर्तमान में प्रचलित कीमत पर सारे के सारे जीडीपी के जो वस्तु और सेवा है उसके मूल्य को मापता है। जो वास्तविक जीडीपी है वो नॉमिनल के विपरीत होती है, किसी वर्ष के आधार वर्ष के कीमतों पर यह वस्तु और सेवा के मूल्य को मापता है। तो आई होप सो आप जीडीपी को भी समझ गए, ठीक है। सो राज्य FRBM अर्थात राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है।
सो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य को सूचित किया है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों, स्पेशल पर्पस व्हीकल या एजेंसियों द्वारा बाजार के लिए लिए गए उधार राज्यों की एफआरपीएम सीमा के तहत होंगे, इसलिए चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, सो आई होप इसको आप याद रखना। ये जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 है, सो क्या है उसका उद्देश्य? वित्तीय अनुसंधान स्थापित करना और भारत की राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता। इसके तहत सरकार के राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटे और ऋण जीडीपी अनुपात में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, दीर्घकालिक उद्देश्य की बात करें तो राजकोषीय स्थिरता लाना और मुद्रास्फीति संबंधी उपाय करने में आरबीआई को लचीलापन और विकल्प उपलब्ध कराना। ठीक है, सभी राज्यों ने अपने स्वयं के आरएफबीएम अधिनियम लागू कर दिए हैं। ठीक है, सो आरएफबीएम अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से दस्तावेज की बात करें तो राजकोषीय नीति, रणनीति व्यक्त, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य और मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य और मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क। ओके, सो आई होप सो कि इसके बारे में उन्हें जाना। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे, नगर निकायों की वित्त व्यवस्था। सो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नगर निकायों की वित्त व्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट नगर निकायों की वित्त व्यवस्था पर अब तक का पहला व्यापक विश्लेषण है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके तहत सभी राज्यों से 201 नगर निगमों के बजटीय आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया गया है। ठीक है, नगर निकायों की वित्त व्यवस्था की अगर बारे में बात करें तो जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, अधिनियम 1992 का, संविधान की 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। सो इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, जो अर्बन, यहाँ पर अर्बन की बात हो रही है, ठीक है, संस्थागत रूप से प्रदान किया गया। इस प्रकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार के तीसरे स्तर की नींव रखी गई थी। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है कि जो 74 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992, ठीक है, और 12वें जो शेड्यूल है उसमें बात किया गया है म्यूनसिपल पार्टीज़ की, तो इसको प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले पे, कराधान के सेगमेंट में वस्तु और सेवा कर। ठीक है, जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करना है। सो देखिए, जो जीएसटी होता है वो संभवतः 4 तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। जो सीजीएसटी होता है केंद्रीय माल और सेवा कर होता है, जो एसजीएसटी होता है वो राज्य माल सेवा कर होता है, यूटीजीएसटी जो होता है केंद्र शासित प्रदेश माल सेवा कर होता है। ठीक है, और जो आईजीएसटी होता है एकीकृत माल सेवा कर होता है। ठीक है, जीएसटी जो है यह वस्तुतः सेवाओं की खपत पर एक व्यापक बहुस्तरीय व गंतव्य आधारित घरेलू कर है, एकल घरेलू कर है। ठीक है, अगर जीएसटी के बारे में और जानकारी की बात करें तो सबसे पहले 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने इसका उल्लेख किया था। ठीक है, सो आई होप इसके भी इतिहास के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो केलकर टास्क फोर्स नाम याद रखना है। इसे संशोधन, इसका जो संविधान का 101वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2016 के माध्यम से शुरू किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन स्टेट पीसेस में आ भी चुके हैं कि ये जो संविधान का 101वां जो संशोधन अधिनियम है 2016 का, इसके माध्यम से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, सो ये जो 101वां नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, इसको आप याद रखना जीएसटी के उपलक्ष्य में। ठीक है, ठीक है, अमेंडमेंट 2016। ठीक है, इसे मूल्यवर्धन के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित किया जाता है। जीएसटी के घटक की अगर बात करें तो जीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, जो कि हमने ऊपर बात कर लिया है। ठीक है,
जो संबंधित कानून है उसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 246A संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या उक्त राज्य द्वारा आरोपित वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल जो 246A है, आप इसको भी याद रखना। ये क्या कहता है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या उक्त राज्यों द्वारा आरोपित वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने का शक्ति है। जीएसटी के दायरे के बाहर अगर महत्वपूर्ण जो कर आते हैं, शुल्क आते हैं, उसकी बात करें तो एल्कोहल पर जो शुल्क है, एल्कोहल, विद्युत, ठीक है, स्टाम्प और संपत्ति, ठीक है, सीमा शुल्क, ये सब जो हैं जीएसटी से बाहर के शुल्क हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, क्रूड डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन, फ्यूल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बात करें तो यह जीएसटी की दरों से संबंधित सिफारिशें करने के लिए केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो आई होप सो आप इसको याद रखना। ठीक है, यह अनुच्छेद 279 यानी 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत इसको लाया गया था। तो एक ये भी याद रखना है कि जो आर्टिकल 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय की बात कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चंस आई होप सो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, और 101वां संशोधन 2016 ये भी आपको याद रखना है। अगर सदस्यता की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल्स के। ठीक है, और केंद्रीय राज्य मंत्री जो वित्त हैं, रेवेन्यू और फाइनेंस के प्रभारी सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा नामित राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री सदस्य होते हैं। आईजीएसटी को केंद्र लागू करता है, उसके बाद वसूले गए कर को संबंधित राज्य के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, और जीएसटी के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। क्या है? सो सीन गुड्स, सर्कुलर ट्रेडिंग और इनपुट टैक्स, प्लीज़ आप इसको देख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। डिजिटल कर क्या है, डिजिटल टैक्स क्या होता है? ठीक है, सो उसके पहले हम OECD को जान लेते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 38 सदस्य देशों का अंतर सरकारी आर्थिक संगठन होता है। इसका स्थापना 1960-61 में किया गया था। ठीक है, किसके लिए? सो आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार के प्रगति के लिए किया गया था। ठीक है, आई होप सो एक बात आपको हमेशा होता होगा कि अंतर सरकारी संगठन क्या होता है। देखिए, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन IGO होता है ना, 2 या 2 से अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं जो सामान्य हितों के मुद्दों पर आपसी विश्वास के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। सो हाल ही में G24 समूह में शामिल भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने डिजिटल सर्विस टैक्स से संबंधित संप्रभु वचन देने का प्रस्ताव का विरोध किया है। जो OECD है, हमने देख ली OECD क्या है। ठीक है, कि इस प्रस्ताव के तहत देशों से भविष्य के इक्वलाइजेशंस लेवी यानी समकारी शुल्क जैसे किसी भी डिजिटल सर्विस टैक्स को लागू नहीं करने की मांग की गई है। इस कदम से अब वैश्विक कर समझौते को लागू करने में देरी हो सकती है। तो आई होप सो आप समझ गए कि जो डिजिटल कर है चर्चा में क्यों बना हुआ है। सो डिजिटल सर्विस टैक्स जो होता है वस्तुतः OECD के 2 स्तंभों वाली योजना का एक हिस्सा है। 2021 में 2 स्तंभों वाली इस योजना पर भारत सहित 138 देश 16 दिसंबर 2022 तक सहमति दिए थे। ठीक है, भारत में डिजिटल टैक्स की अगर बात करें तो डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं या डिजिटल कारोबारी गतिविधियों पर लगने वाले कर को डिजिटल टैक्स कहते हैं। इस प्रकार यह एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। तो आई होप भारत के उपलक्ष्य में ये बात आपको याद रखनी है। भारत ने वर्ष 2016 में 6% के इक्वलाइजेशंस नेवी अर्थात डिजिटल टैक्स की शुरुआत की थी। इसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं तक सीमित
विदेशी डिजिटल कंपनियों जैसे कि गूगल, फेसबुक पर कर लगाया गया था। इस प्रकार के कर को डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स डेट कहा जाता है। तो ये DAT आपको डेट याद रखना है। भारत सरकार ने वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से भारतीय आयकर अधिनियम के दायरे का विस्तार कर इक्वलाइजेशंस लेवी को इसमें शामिल किया था। इसे सामान्य रूप से EL 2.0 या इक्वलाइजेशंस लेवी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सो ग्रुप 24 या G24 क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास पर एक अंतर सरकारी समूह है। इसे वर्ष 1971 में G77 द्वारा स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1972 में हुई है। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं BWI के मंच पर होने वाली चर्चाओं और निर्णयों में मौद्रिक एवं विकास संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों के विचारों को रखना है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, USA में। सदस्यता की बात करें तो टोटल 29 सदस्य हैं। भारत G24 का भी सदस्य है, तो भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भारत G24 का सदस्य है। ठीक है। देखिए यहाँ पर टैक्स की बातें हुई हैं। देखो टैक्स दो तरह के होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका भुगतान आप सीधे सरकार को कर देते हैं, यानी जिस पे लगता है वो व्यक्ति उसका भुगतान करता है, डायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट होता है किसी व्यक्ति के आय पर सीधा नहीं लगता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति द्वारा खर्च किए गए व्यय पर लगाया जाता है। ठीक है। तो आई होप सो कि आप समझ गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यहाँ पे OECD दिया है, सो हम उसके बारे में पहले ही बात कर ली कि OECD क्या है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये वहाँ पे छूट गया था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई होप सो आप समझ गए। ठीक है, प्लीज़ इसको देख लेना। ओके, इसको हम पूरा करा लिए हैं ऊपर। ठीक है, तो ये मत सुना कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉडीज़ है, इसको प्लीज़ याद रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। सो ये हेडक्वार्टर भी छूटा था, आई होप बाकी आप देख लेना। इस पर हम इसको ऊपर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान। ठीक है। सो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति पर नए TDS प्रावधान का अनुपात करने के तरीके निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है। तो ये याद रखना है कि जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति पर जो TDS का प्रावधान का अनुपात करने के तरीके के निर्धारित, मतलब यानी जो वर्चुअल हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके लिए बात किया जा रहा है। ठीक है। सो वर्चुअल डिजिटल असेट्स से जुड़ी चिंताएं क्या हैं? जो वर्चुअल डिजिटल असेट हैं अत्यधिक जोखिम भरी परिसंपत्तियां होती हैं, व्यापक रूप से अविनियमित रहती हैं। इसके लेन देन में कोई भी नुकसान होने पर विनियामक से किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलता है। इससे संबंधित कुछ अन्य चिंताओं की अगर बात करें तो यह वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकती है, देश के संप्रभु हितों के खिलाफ है, ये RBI के मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम कर सकती है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के डॉलरकरण की आशंका है। डॉलरकरण का अर्थ देश की घरेलू मुद्रा के अलावा या उसके स्थान पर अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना, आतंकवाद के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और नशीली दवाओं की तस्करी आदि में भी इसके दुरुपयोग का खतरा होता है। ठीक है। तो आई होप सो आप इसको समझ गए कि ये क्या है पूरा का पूरा मामला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ क्या होता है। यह एक सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित आय है। स्रोत की बात करें तो राज्यों और रेलवे को दिए गए ऋण के बदले ब्याज की प्राप्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के उधारों से प्राप्त लाभांश और लाभ, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, विनिवेश और निजीकरण। ठीक है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के जगह क्षण की बात करें तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। ठीक है। रणनीतिक विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र। ठीक है। और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का निजीकरण। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है भारत के बाह्य ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आर्थिक
मामलों के विभाग की विदेश ऋण प्रबंधन इकाई ने जारी किया है। ठीक है, मार्च 2021 के तुलना में 31 मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण 8.2% बढ़कर 620.7 बिलियन डॉलर हो गया है। वायर ऋण के तात्पर्य देश के बाहर से उधार ली गई धनराशि, ठीक है, इस ऋण को उसी मुद्रा में चुकाना होता है जिस मुद्रा में इस उधार को लिया गया हो। यानी डॉलर में अगर आप उधार लेते हैं तो डॉलर में ही चुकाएंगे, ना कि रुपीज़ में चुकाएंगे। अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग का ऋण भारत के विदेश ऋण का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। ठीक है, टोबिन टैक्स क्या होता है? सो टोबिन टैक्स एक प्रकार का ऐसा कर है जो हाजिर मुद्रा परिवर्तन यानी स्पॉट करेंसी कन्वर्जेंस पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रा व्यापार के में अल्पकालिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना होता है। यह उन देशों के लिए राजस्व स्रोत बन जाता है जहां अल्पकालिक पूंजी मुद्रा लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, विंडफॉल टैक्स क्या होता है? सो केंद्र ने कच्चे तेल के उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है, साथ ही पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त कर दिया है। सो विंडफॉल टैक्स एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक बारगी कर होता है। ठीक है, यह कर अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से प्राप्त बड़े लाभ पर लगाया जाता है। इसे विशेष रूप से गलत तरीके से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। यह केवल जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए वसूला जाता है। इसकी घोषणा घरेलू तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और पेट्रोल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं। क्या है? यानी रेसिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या है यह आयकर कानून के तहत आवासीय स्थिति की एक श्रेणी है। ठीक है, जो ये निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है, RNOR, एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सामान्य निवासी के रूप में पात्र नहीं है। इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो देश में 120 दिनों से अधिक लेकिन 182 दिनों से कम दिन रहा हो। ठीक है, भारत में मौजूद अपनी परिसंपत्ति से 15 लाख रुपए या उससे अधिक अर्जित किया हो। सो आई होप सो कि आप RNOR को समझ गए कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ये जो डेज लिमिट है इसको याद रखना कि देश में 120 दिनों से अधिक लेकिन 182 दिनों से कम दिन रहा हो। ठीक है, क्लियर? और भारत में मौजूद अपनी परिसंपत्ति से 15 लाख रुपए या उससे अधिक अर्जित करता है। ठीक है, सो एवरीबडी आई होप सो कि आपको यह सूचना, ये मैगज़ीन का जो बहुत ही वेटेड नॉलेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। सो आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं और आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट अगर यहाँ पे डिस्कशंस होता है तो प्लीज़ जुड़िए। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।